व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सर्च आउट। तो दोस्तों, ये एक कोरियन मूवी होने वाली है जिसमें हमें दिखाया गया कि इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आने से कैसे एक इंसान की मौत हो जाती है। वो मैसेज क्या होता है और उसे कौन सेंड करता है, ये आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में इस कहानी के पहले किरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम है मैक। वो बहुत ही शांत और साफ दिल का इंसान है और वो हमें वॉइस ओवर में बताता है कि सच के पीछे हमेशा कोई मतलब होता है। सच कभी कभी हमें दुख पहुंचाता है और हमें उदास करता है, लेकिन उसे बाहर आना जरूरी है। इसके बाद हम मैक के भाई संग को देखते हैं जिसका सपना था कि वो पुलिस में जाए। एक रात जब वो दोनों अपनी बिल्डिंग की छत पे होते हैं तो उन्हें वहाँ एक लड़की मिलती है जो कि उन्हीं की बिल्डिंग में रहती थी। वो उन्हें हाई करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद संग अपने भाई से कहता है कि मुझे डर लग रहा है कहीं मैं पुलिस एग्जाम में दोबारा से फेल ना हो जाऊं। दरअसल दोस्तों, संग को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं होता। वो मैक से बोलता है कि आखिर पुलिस में ज्वाइन होने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है, मुझे तो गुंडों को बस पीटना है, उसके लिए मैं मजबूत हूँ। और वहीं दूसरी तरफ मैक को भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी। वो जहाँ भी जॉब के लिए जाता था उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था और जॉब ना मिलने की वजह से वो ज़्यादा टाइम घर पर बैठने लगा था, जिससे कि मैक को सोशल मीडिया की एडिक्शन हो जाती है। मतलब सीधी भाषा में बोलें तो दोनों भाइयों की लगी पड़ी थी। और इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो इनसे चैट पर मिली थी। वो अपने इंस्टाग्राम को ओपन करती है तो उसे एरिश नाम के एक लड़के का मैसेज मिलता है जिसमें ब्लू व्हेल की फोटो के साथ एक मैसेज लिखा हुआ था कि तुम्हारी लाइफ का क्या मतलब है, क्या मोटिव है तुम्हारी लाइफ का। वो उसका जवाब देती है कि मैं मेहनत कर रही हूँ अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो एरिश बोलता है कि क्या बकवास है, तुम्हारे सपने का कोई मतलब नहीं है, वो बस एक छलावा है जो जिंदगी की सच्चाई को छुपाता है। क्या तुम अपनी लाइफ का असली मतलब जानना चाहती हो? और वो लड़की इसे देख के थोड़ी सोच में पड़ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि मैक मिसेस स्पार्क के पास जाता है जो कि एक काउंसलिंग टीचर थी। वो फ्री में बैचलर की काउंसलिंग करती थी जिससे कि यंग बच्चों को मदद मिल सके। लेकिन मैक उन्हें वहाँ उनसे बात करने नहीं बल्कि उनके कैंप की फ़ोटो क्लिक करने गया था ताकि वो उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर सके जिससे बाकी लोगों की मदद हो सके। अब रात में जब दोनों भाई छत पर होते हैं तो मैक उसे बताता है कि उसके पास सू का मैसेज आया था। सू वही लड़की है दोस्तों जिसे ये लोग छत पर मिले थे। अब मैक बोलता है कि वो चाहती है कि मैं उसकी काउंसलिंग करने में मदद करूं। संग कहता है कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अब जब मैक घर वापस लौट रहा होता है तो उसे दूसरी बिल्डिंग में एक आदमी दिखता है जो किसी की फोटो क्लिक कर रहा था। मैक उसे बात करने जाता है लेकिन उसे देखकर वो आदमी वहां से भाग जाता है। जब दोनों भाई बाहर जाते हैं तो उन्हें वहाँ सू के घर पे पुलिस दिखती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन दोनों से पूछता है कि क्या तुमने कल रात कुछ अजीब होते हुए देखा था? तो उन दोनों को ये बात समझ नहीं आती कि ऑफिसर ऐसा क्यों पूछ रहा है। लेकिन जब वो सू के रूम के बाहर पहुँचते हैं तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं क्योंकि सू ने आत्महत्या कर ली थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सू तो दोस्तों काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की थी, वो दोनों से कुछ दिन पहले ही मिले थे। अब मैक को भी उसने कुछ दिन पहले मैसेज भेजा था कि उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। अब मैक जब वो मैसेज पढ़ता है तो बहुत उदास हो जाता है। वो सू के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाता है और उसके फोटो पर सॉरी लिखता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सका। लेकिन तभी उसे सू का मैसेज आता है। ये देखकर मैक शॉक हो जाता है क्योंकि सू तो मर चुकी है और वो अपने भाई को इस बारे में बताता है कि यही सेम मैसेज सू को भी आया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वो दोनों उस मैसेज का रिप्लाई देते हैं कि क्या तुमने सू के साथ कुछ किया है? तो दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है कि हमने कुछ नहीं किया, जो होना था वो हो गया, सब ऊपर वाले के हाथ में है। और ये सब देखकर अगले दिन दोनों गू नाम के एक ऑफिसर के पास जाते हैं और एरिश के बारे में बताते हैं जिसने सू को मैसेज भेजा था, जो इंसान इन सब के पीछे है। लेकिन ऑफिसर गू उनकी बात नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक आत्महत्या है, क्योंकि रिपोर्ट भी यही कहती है। वो संग से कहते हैं कि तुम्हें अपने एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। अब मैक अपने भाई से कहता है कि हमारे बातों पर चाहे कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन हम लोग सू को इंसाफ दिला कर रहेंगे और साथ में उस आदमी को भी पकड़ेंगे जिसका नाम एरिश है। और ये पता लगाने के लिए ये लोग पहुंचते हैं एक हैकर की टीम के पास, उसे एरिश के बारे में बताते हैं और उन हैकर्स का हेड इनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो अपनी एक नूर नाम की हैकर से इन्हें मिलवाता है और नूर एरिश के IP एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन एरिश अपने IP एड्रेस को बार बार जंप कर रहा था जिसकी वजह से उसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और मैक उससे पूछता है कि एरिश कीगल का क्या मतलब है। एरिश कीगल दोस्तों एरिश की ID का नाम होता है। नूर उसे बताती है कि एरिश कीगल आफ्टर लाइफ की देवी है और ऐसा कुछ लोग मानते हैं और ये आदमी जिसका नाम एरिश है वो भी उसका फ़ैन लगता है। वो बताती है कि एरिश किसी को भी हिप्नोटाइज करने में माहिर है। वो इसे ये भी बताती है कि इसने जिस बंदे को फॉलो कर रखा है वो या तो खुद से मर गया या तो किसी ने उन्हें मार डाला।
मैक बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी को एक मैसेज भेजने के बाद उसकी मौत हो जाए। तो नूर कहती है कि ये तो इसे ही पता होगा। इसी बीच हम उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो कि अब किसी और की फ़ोटो क्लिक कर रहा था। नूर बोलती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका IP एड्रेस ट्रेस करने की, लेकिन तब तक हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये किसी और को अपना शिकार ना बना सके। और अगले दिन वो दोनों एक विक्टिम के घर जाते हैं ताकि उसके भाई से कुछ बात कर सकें, कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें, लेकिन वो उनसे बात करने से इनकार कर देता है। और जब वो लोग वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो मैक बोलता है कि शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है। दोनों एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ वो अनजान आदमी सुन लेता है और वहाँ से भागने लगता है। ये दोनों उसका पीछा करते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मिसेस स्पार्क को देखते हैं जो कि यंग बच्चों की काउंसलिंग करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैक और संग उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये खून साइकोलॉजिकल कंट्रोल की वजह से हुआ है। तो वो कहती हैं कि अभी तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन अगर कोई इस चीज़ में एक्सपर्ट है तो उसके लिए उन लोगों को काबू करना काफ़ी आसान है जो लोग डिप्रेशन में हैं या उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकता है और मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसके बाद दोनों अपने एक यूट्यूबर फ्रेंड के पास जाते हैं और उसे एरिश के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि अपने सभी व्यूवर्स को इस आदमी के बारे में बता दो ताकि कोई भी उसके मैसेज का रिप्लाई ना करे और इसे इग्नोर कर दे। अब वहाँ से जाने के बाद मैक्स संग से बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई भी वेस्ट हो रही है, मैं जॉब ढूंढने के बजाय ये इन्वेस्टिगेशन में लग गया। इसी बीच संग के पास नूर का मैसेज आता है जिससे एरिश के बारे में कुछ पता चला था। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो नूर उन्हें एरिश का मैसेज दिखाती है और अब वो उसके पास भी आया था और उस मैसेज में भी सेम वही सवाल लिखा हुआ था कि तुम्हारी लाइफ का क्या मतलब है। ये देखकर वो उनसे बोलती है कि हम पर कोई नज़र रख रहा है। तभी मैक कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, उसे ये पता होगा कि हम यहाँ तुमसे मिलने आते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए, लेकिन नूर बोलती है कि नहीं, मैं इसे खुद ही पकड़ूंगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें वो अनजान आदमी दिख जाता है जो कि सामने वाली बिल्डिंग में से फ़ोटो ले रहा था। ये बात वो नूर को बताती है और नूर तुरंत ही उसे जाके पकड़ लेती है फाइनली। और जिसके बाद वो तीनों उसे लेके ऑफिस आते हैं और वो आदमी अपना नाम जेम्स बताता है। यहाँ में पता चलता है कि ये असली एरिश नहीं है। एक्चुअल में एरिश को जेम्स के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स पता होते हैं, जिस वजह से वो उसे ब्लैकमेल करने लगा था कि उसकी वीडियो वो सभी को शेयर कर देगा और अगर उसे बचना है तो उसे कुछ लोगों को फॉलो करना होगा और उनके शेड्यूल पता करने होंगे, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और ये सब उसे बताना होगा। जेम्स कहता है कि पहले उसे ये सब एक गेम की तरह लग रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि जिस लड़की को उसने फ़ोटो क्लिक करी थी उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये सब जानने के बाद जेम्स फिर भी नहीं रुका। उसे अब इस काम में मज़ा आने लगा था। उसे दूसरे लोगों की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करना बहुत अच्छा लगने लगा था। इसी वजह से उसने ये काम नहीं छोड़ा। जिसके बाद नूर उसका फ़ोन चेक करती है तो उसमें काफ़ी सारी लड़कियों की प्राइवेट फ़ोटोज़ होती है। और अब अगली सुबह मैक के पास ऑफिसर गू का मैसेज आता है जो कहते हैं कि हमें कातिल का पता चल चुका है और मैंने पूरी टीम को उसके ठिकाने में भेजा है, लेकिन उससे पहले ही उसने खुदकुशी कर ली। सो अब तुम्हें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और मैक ये बात संग और नूर दोनों को बताता है, लेकिन नूर इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि आखिर इतना शातिर इंसान कैसे इतनी आसानी से मर सकता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि नूर को एरिश का मैसेज आता है कि तुमसे मिलके मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो अब हमें यहाँ पता चलता है कि एरिश में एक्चुअल में मौत नहीं हुई है और अब नूर उससे बातें करने लग जाती है। यहाँ पर हम पहली बार एरिश को देखते हैं जो कि समुंदर के किनारे एक शैडो में खड़ा होता है। कुछ समय बीत जाने के बाद मैक एक दिन शॉप पे होता है तो उसके पास एक यूट्यूबर दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताता है कि एरिश एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है और शुरू होती है असली कहानी। मैक फौरन संग को कॉल लगाता है जो नूर को कॉल करता है ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग की बात बताने के लिए। वहीं अब एरिश की इस लाइव ब्रॉडकास्ट को बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होता है, जिसका मतलब कि वो एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना चाहता है। और इधर नूर संग का कॉल नहीं उठा रही थी तो इन लोगों को डाउट होता है, जिसकी वजह से फ़ौरन वो उसके घर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पे वो देखते हैं कि नूर ने अपने हाथ की नस काट ली है। वो फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और संग मैक को वहीं छोड़ के कहीं चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ जेम्स आता है जो एरिश की असली कहानी बताता है। वो उससे कहता है कि एरिश मर गया है, लेकिन फिर भी ये लोग मरना बंद नहीं हो रहे हैं, ना कभी होंगे, क्योंकि एरिश एक शैतान की तरह है जिसके बहुत सारे फॉलोवर हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैक को उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं होता। वहीं एक तरफ संग अपने यूट्यूबर दोस्त के घर जाता है और वहाँ से वो लाइव ब्रॉडकास्ट करके एरिश को धमकाने लगता है। उससे कहता है कि अगर दम है तो मेरे सामने आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। वहीं एरिश इस लाइव रिकॉर्डिंग को एक शॉप के बाहर से खड़े होकर देख रहा था। वो उसे मैसेज करता है, जिसके बाद
संग काफ़ी जोश में उसे उल्टा सीधे बातें बोलने लगता है। लेकिन एक समय आने पर एरिश उसे कुछ ऐसी बातें बताने लगता है जो संग के अलावा किसी और को भी पता नहीं होती, जैसे कि वो पुलिस में गुंडों को मारने के लिए नहीं बल्कि अपने डैड को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए ज्वाइन करना चाहता है। और ये सब देखकर संग बिल्कुल हैरान हो जाता है कि एरिश को ये सब कैसे पता है। अब एरिश उसे एक ब्लैक संडे नाम का ऑडियो भेजता है, जिसे सुनने के बाद संग अपने आप पे काबू नहीं रख पाता और एरिश के कंट्रोल में आके खुद को मारने वाला होता है। लेकिन तब तक वहाँ मैक आ जाता है जो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब ये नूर से मिलने जाते हैं, जिसकी हालत अब थोड़ा ठीक हो चुकी है। तो नूर इन्हें बताती है कि वो बस एरिश को पकड़ने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से उसने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया और मैं पूरी तरह से उसके कंट्रोल में चली गई। मुझे मेरे बचपन की बहुत बुरी चीज़ें याद आने लग गई थी, जिसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ खुद की जान लेने के थॉट्स आने लग गए थे। ये सुन के मैक बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि नूर बहुत ही होशियार लड़की थी, वो दिमाग से बहुत ही शातिर थी। लेकिन अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो मतलब एरिश किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। अब वो मैक को एक फ़ाइल देती है, उसे कहती है कि ये फ़ाइल तुम्हें एरिश तक पहुंचने में मदद करेगी। उस फाइल को लेके मैक यूट्यूबर दोस्त के पास जाता है, लेकिन इस बारी वो लाइव आने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब उसकी जान भी खतरे में आ सकती और मैक को वहाँ से जाना पड़ता है। जब मैक घर आकर एरिश की फ़ाइल पढ़ता है, जिसमें उसे एरिश के बारे में बहुत सारी बातें पता लगती है और वो ये सब बातें अब गू को बताने जा रहा था, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पहुँच पाता है। एरिश के लोग उसे घेर लेते हैं और हमें लगता है कि अब मैक का पत्ता कट जाएगा, लेकिन तभी वहाँ संग आ जाता है जो उसे बचा लेता है। उससे वहाँ से भागने को कहता है, जैसे करण ने अर्जुन से कहा था, भाग अर्जुन भाग। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, मैक तो भाग जाता है, वो गुंडे संग के पीछे लग जाते हैं और इधर मैक ऑफिसर को कॉल करके बुला लेता है। वो उन्हें सब कुछ बताने वाला होता है कि इससे पहले ऑफिसर उसकी तरफ बंदूक तान देते हैं और उसे पकड़ के एरिश के ठिकाने पे ले जाते हैं। और इंस्पेक्टर मैक से बोलता है कि मैंने बोला था ना कि तुम्हें इस केस से दूर रहना है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यहाँ हमें पता चलता है कि एरिश के पास इंस्पेक्टर की भी कुछ प्राइवेट फोटोज़ हैं, जिसे वो लीक ना कर दे, इस वजह से वो भी उस ट्रैप में फंसा हुआ है। यहाँ मूवी का सस्पेंस रिवील होता है। जिस एरिश को दोस्तों सब लोग ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मिसेस स्पार्क थी। जी हाँ, मिसेस स्पार्क वही लेडी है जो यंग बच्चों को काउंसलिंग कराती थी। दरअसल दोस्तों मिसेस स्पार्क लोगों को एक ब्लैक संडे नाम का ऑडियो भेजती थी, जिसे सुनने के बाद कोई भी पर्सन अपना कंट्रोल खो देता था और फिर मिसेस स्पार्क उसे जो चाहे वो करवा सकती थी। एक्चुअल में ये स्टेप बाय स्टेप होता था, जैसे कि पहले मिसेस स्पार्क लोगों को पहला स्टेप फॉलो करने को बोलती थी, जिसमें उन्हें पूरी रात बहुत ही अजीब तरह की फिल्में देखनी होती थी। दूसरा स्टेप होता था कि 24 घंटे तक उन्हें किसी से भी बात नहीं करनी है। और तीसरा स्टेप होता था कि उन्हें अपने आप को चोट पहुंचाना है। और ऐसे ही करते करते कई स्टेप बीत जाते थे और लास्ट स्टेप होता था कि उन्हें अपने आप को जान से मारना है। सभी लोग ये बस एक गेम समझकर खेलते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं होता था कि उनकी लाइफ के साथ यहाँ गेम चल रहा है। बल ये सब जानने के बाद मैक उसे कहता है कि तुम मुझे इसलिए मारने वाली थी क्योंकि मैंने तुमसे उस दिन काउंसलिंग की ट्यूशन नहीं ली। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि मैक उसी फाइल को ओपन करता है जो उसे नूर ने दी थी। और अब हमें पता चलता है कि मिसेस स्पार्क ऐसा क्यों कर रही हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि 3 साल पहले मैक और संग ने एक रेस्टोरेंट को एक्सपोज किया था, क्योंकि वो लोग खाने को बहुत अनहाइजीनिक तरीके से बना रहे थे और सर्व कर रहे थे। इन लोगों ने उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और लोगों को जब ये बात पता चली तो लोगों ने उसके रेस्टोरेंट पे आना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसके मालिक को बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ा। और फिर कुछ दिन बाद उस नुकसान की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। और उस आदमी की बेटी कोई और नहीं बल्कि मिसेस स्पार्क थी। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रही थी जो संग और मैक के आसपास रहते थे, ताकि इन दोनों भाई की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाए और ये अकेले हो जाए। तो दोस्तों मिसेस स्पार्क बहुत आसानी से उन दोनों को मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मिसेस स्पार्क चाहती थी कि दोनों धीरे धीरे करके मरे, जैसे उन्हें तकलीफ झेलनी पड़े। मैक उससे कहता है कि तुमने क्या लगता है कि तुम ये सब करके जीत हासिल कर ली? ऐसा नहीं है, तुमने जितने लोगों को मारा है उन सभी बेकसूर थे। लेकिन मिसेस स्पार्क बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने मुझे एक मॉन्स्टर में बदल दिया, जितनी भी जाने गई हैं वो सब तुम्हारी वजह से गई हैं। अब मैक गुस्से में आके उसे कातिल बोलने लगता है, लेकिन मिसेस स्पार्क को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो हंसने लगती हैं और तभी मैक कहता है कि अब बस बहुत हुआ, तुम्हारा खेल अब यहीं खत्म होता है। और तभी वहाँ नूर का एक दोस्त आता है जो ऑफिसर को मार देता है। लेकिन तब तक दोस्तों स्पार्क ऊपर छत पे चली जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ नूर ने संग को गुंडों से बचा लिया होता है। मैक जब छत पे पहुंचता है तो वहाँ स्पार्क से कहता है कि तुमने जो भी नीचे कहा वो पूरी दुनिया को पता चल चुका है, अब तुम एक्सपोज हो चुकी हो। पर स्पार्क उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों
क्यों करा, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। ये बोलते बोलते वो छत से नीचे कूद जाती है, लेकिन पहले से ऑफिसर चादर लेके खड़े थे और उसे बोलते हैं कि आजा मेरी रानी नीचे आजा, अब तेरा इंतजार था, अब तुझे भी हम ब्लैक संडे ऑडियो सुनाएंगे। वो सभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सू को भी स्पार्क ने ही मारा था और साथ साथ में उसने 134 लोगों को हिप्नोटाइज करके मारा था और जिसके लिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कुछ दिन बाद मैक अपने ब्लॉग में लिखता है कि ये सब उसकी ही गलती है, उसी ने मिसेस स्पार्क को एक मॉन्स्टर में बना दिया। वो बोलता है कि मैं तारीफ और गालियां दोनों के लिए तैयार हूं। इसी के साथ एक माइंड बेंडिंग फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आखिर में हमें इस कहानी की कुछ बातें बताई जाती है, जैसे कि ये पूरी मूवी 2016 में आए एक ब्लू व्हेल नाम के गेम से इंस्पायर है, जो कि रशिया में बनाया गया था और उसकी चपेट में पूरी दुनिया के करीब 136 लोग आए थे, जिसमें से कुछ स्कूल स्टूडेंट थे जो कि हमारे इंडिया से भी थे। सो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।